नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। देश में पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और यूपी तक में जांच एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। इसी कड़ी में मथुरा में पुलिस ने खाजपुर गांव के भट्टो के पास कार्रवाई करते हुए करीब 90 बांग्लादेशियों को धर दबोचा है, जिनमें 35 पुरुष और 27 महिलाएं और 28 बच्चे भी शामिल हैं, जो पिछले 3-4 महीनों से वहां रह रहे थे। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने ये बात मानी है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3 से 4 महीने पहले ये मथुरा पहुंचे थे। इससे पहले यूपी के बाराबंकी जिले के फतेहपुर से भी एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया था। ये महिला टूरिस्ट वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रह रही थी। यूपी के कई जिलों में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का एक्शन जारी है। कैसे और क्यों ये बांग्लादेशी भारत में कर रहे हैं एंट्री, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूरे भारत में बांग्लादेशी और जो घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन है, लेकिन यूपी में एक अलग तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में धरपकड़ हो रही है बांग्लादेशियों की। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई अलग तरह का एक्शन नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में एक्शन है। लेकिन इन एक्शन में दो तरह के गुट बने हुए हैं हिंदुस्तान की सरकारों में। एक वो सरकारें हैं जो कि कठोर कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी सरकार ही बनी है मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से, और मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से अगर वो इत्तेफाक रखते हैं, उसका साथ देते हैं, तो फिर वो कठोर कार्रवाई नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो बांग्लादेश से हिंदुस्तान आते हैं जी। और फिर यहाँ पर आकर हिंदुस्तान में आईडी कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, वोटर आईडी भी बनवा लेते हैं, ये अलग अलग तरीके से अपने पहचान पत्र बनाते हैं, जमीन तक खरीद ली जाती है, रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। अब इन सब प्रोसेस में सरकार जाना शुरू करेगी तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुसलमानों को होगी। ये इनके अड्डे हैं जहाँ से ये निकलता है और जहाँ जाकर बसता है और जहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ता है। ये तो अभी ये सर्च अभियान में पता चल रहा है। जितने महानगर हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, कोलकाता हो, ये जितने महानगर हैं, सबसे पहले उन जगहों पर सर्च अभियान शुरू होगा तो पता चलेगा कि जितने मुस्लिम मोहल्ले हैं वहां पर जो इन घुसपैठियों को शरण दी जाती है, ये बांग्लादेशी समझ कर दी जाती है या फिर मुसलमान समझ कर दिया जाता है। क्योंकि इन्हीं मोहल्लों में सर्च ऑपरेशन की जरूरत है और उन्हीं मोहल्लों में सर्च ऑपरेशन चलाया भी जा रहा है। दो तरह से, जैसे दिल्ली में कार्रवाई करने का तरीका अलग है, बेंगलुरु में तरीका अलग है, फिर महाराष्ट्र में अलग है, लेकिन अलग अलग तरीकों में कार्रवाई कैसे की जा रही है उसमें एक तरफ से विभाजन हो चुका है। कांग्रेस शासित प्रदेश होंगे तो वहां पर यह सर्च अभियान नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि जैसे ही एक खबर उस प्रदेश में आएगी कि 50 बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़ा गया, तो उस समय यही हंगामा करना शुरू करेंगे, इनके पार्टी के लोग बोलेंगे और फिर धीरे धीरे वो जानकारी जो ये मुस्लिम लीडर्स के पास पहुंचेंगे तो उसके बाद विरोध प्रदर्शन भी शुरू होगा, लॉबिंग सेटिंग भी शुरू हो जाएगा और फिर कार्रवाई रुक जाएगी। ये रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, रोहिंग्याओं के मसले पर ही बात कर रहे हैं कि 2014 के बाद से जब म्यांमार के अंदर हंगामा शुरू हुआ, बौद्ध और मुसलमानों के बीच संघर्ष शुरू हुआ और उसी समय म्यांमार की सेना ने मुस्लिमों के खिलाफ एक अभियान चलाया, वहां के बौद्धों ने भी अभियान चलाया और वहीं से निकलकर म्यांमार के जो मुसलमान हैं वही रोहिंग्या हैं और रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान वहां से भागना शुरू हुआ। अब वहां से जब जाने लगा तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसने मना कर दिया अपने बॉर्डर पर कि हम उन विस्थापितों को अपने यहां नहीं आने देंगे। अब नहीं आने देंगे कि बात होते पूरे हिंदुस्तान में एक नई क्रांति चलने शुरू हो गई। कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा मानवाधिकार की बात है, यह मानवाधिकार के आधार पर, कम से कम मानवीयता के आधार पर उन लोगों को हिंदुस्तान में रखने देना चाहिए, रहने देना चाहिए। उसके बाद कुछ मुस्लिम संगठन आ गए कि नहीं, ये इसलिए इसको आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये मुस्लिम है। बात तो सही है, इसलिए भी आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये मुस्लिम है। अगर आप म्यांमार के मुसलमान हो, आपका वहां कन्फ्लिक्ट बौद्धों के साथ हुआ, हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ होगा, तो अब अगर आपको लगता है
कि हमें अपने तरह के लोगों के साथ रहना चाहिए, तो पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री की कमी तो नहीं है। पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री सबसे ज्यादा है और संगठन भी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर पूरी दुनिया में एक ही है, वो है मुस्लिमों का संगठन OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन है? क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यहूदी कोऑपरेशन है, सिख कोऑपरेशन है, हिंदू कोऑपरेशन है? कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो धर्म के नाम पर बना हुआ है, कोई भी नहीं। कि 2-4 देश ऐसे हैं जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री, यूरोप के, फिर अमेरिका में, फिर अफ्रीका के कुछ हैं, अलग अलग जगहों के क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री जहां क्रिश्चियनों की संख्या ज्यादा है, वो मिलजुल कर एक संगठन बनाए, कॉपरेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन होता तो यह माना जा सकता था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन भी बना है, कोई दिक्कत नहीं है। 57 कंट्री जब इस्लामिक कोऑपरेशन के नाम पर एक दूसरे के साथ दे रही है, तो म्यांमार से निकलने के बाद आप बांग्लादेश जाओ, आप पाकिस्तान जाओ, आप इंडोनेशिया जाओ, जहां पर आपको शरण दिया जाना चाहिए और जहां आप उनके साथ रह सकते हो, अपनी संस्कृति के साथ रह सकते हो, अपने तरीके के साथ रह सकते हो। तो भारत सरकार ने जब मना किया तो हंगामा शुरू हो गया। अब हंगामा शुरू हुआ तो फिर उसके बाद भी भारत सरकार ने आने की इजाजत नहीं दी। लेकिन अब ये कुछ बांग्लादेश गए जो वहां शरणार्थी कैंप में सड़ रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि वहां के रोहिंग्याओं के शरणार्थी कैंप में खाने पीने, रहने सहने की किल्लत है। हमेशा रिपोर्ट इस बात की आती है कि म्यांमार से गए हुए बांग्लादेश में रह रहे शरणार्थियों की स्थिति मानवाधिकार आयोग के सर्विलांस में है। UN से आती है टीम और देख के जाती है कि नाली कीचड़ किस तरह की स्थितियां हैं, बरसात में तो वहां जीने के लायक नहीं होता। लेकिन फिर भी वो बांग्लादेश गए, बांग्लादेश ने शरण दिया। इंडोनेशिया चले जाओ, मुस्लिम देशों में चले जाओ, वहां पर आपको संरक्षण देने के लिए जगह सुरक्षित रहेगा। भारत सरकार ने उसको मना कर दिया था, तो घुसपैठ होना शुरू हुआ। वो क्या हुआ, बांग्लादेश में जो इतने बड़े शरणार्थी कैंप बनाया, उसके बावजूद भी बांग्लादेश ने उनको घुलने मिलने नहीं दिया। ऐसा नहीं कि रोहिंग्या है और बांग्लादेश के किसी भी जगह पर, किसी स्टेट में, किसी मोहल्ले में जाकर बस जाएगा, वहां का आइडेंटिटी कार्ड बना लेगा। एक सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया कि यहीं पर रहना है, शरणार्थी कैंप पर रहना है। और फिर वहां से जब यह स्थिति खराब हुई लोगों की, लगने लगा कि बांग्लादेश के मुसलमान तो हिंदुस्तान भाग रहे हैं, वहां जाकर वो एन केन प्रकारेण चाहे कूड़ा बीनने का ही काम क्यों ना हो, उसको लगता है कि हिंदुस्तान में कूड़ा बीनने से भी उसका जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल बेहतर है, तो फिर वो बांग्लादेश से हिंदुस्तान आता है। ये कौन से ऐसे लोग हैं बांग्लादेश के, जो बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं यहां, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि यहां आकर बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में कुछ बेहतर नौकरी कर लेते हैं? इंजीनियर है, कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, या फिर किसी बेहतरीन उद्योगों में काम कर रहा है। ये सारे लोग कहीं कुछ फैक्ट्री में काम करेंगे, ईंट भट्ठों पे काम करेंगे, कूड़ा बीनने का काम करेंगे, छोटे स्तर के काम करते हैं। यानी कि यहां के जो मुसलमान सवाल बार बार उठाता है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को अधिकार छीने जाते हैं, 2014 के बाद ही तो बात है, उसको शोषित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। ये आमिर खान जैसे लोग कहता है हिंदुस्तान रहने के लायक नहीं है मुसलमानों के लिए। इन लोगों को जाकर देखना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान मुसलमानों के रहने के लायक नहीं है तो ये इस्लामिक कंट्री से भाग भाग के यहां आने की जरूरत क्या है? यानी कि वहां इनकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर है, यहां कुछ सुकून मिलता है। तो खैर वो उनकी स्थिति है कि जो जो मुल्क इनके पास है वो भी वहां से भागकर ऐसे देशों में आना चाहते हैं, और इसलिए हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं, हम तुम्हें इलीगल तौर पर यहां रहने नहीं देंगे। ये पाकिस्तान के साथ जब संघर्ष की स्थिति आई और संघर्ष शुरू भी हो गया तो और समस्या पैदा हो गई, क्योंकि आज बांग्लादेश पहले वाला बांग्लादेश नहीं है, हमारा पड़ोसी है। वहां पर अब इस्लामिक कट्टरपंथ ज्यादा हो गया है, हिंदुओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, मारा जा रहा है, मंदिरें जलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में हम भी एक कार्रवाई क्यों न करें, क्योंकि अब जिस हालात में बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के लिए
एक ऐसे हेवन का काम करेगा जहां से आतंकी संगठन ऑपरेट करेगा, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान का इस्तेमाल करता रहा, अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करता रहा टेरर कैंप बनाने के लिए, अब अफगानिस्तान का भी इस्तेमाल करेगा, और वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश का इस्तेमाल करेगा। तो फिर बांग्लादेश से इन लोगों का कनेक्शन, जो बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए हैं, ये बांग्लादेश से पूरी तरह से अपना कनेक्शन छोड़ नहीं दिए। उन कनेक्शन के आधार पर जो ये जिहालत की जिंदगी जी रहा है कूड़ा बीनने वाला, उसको जिहादी बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में एक ऑपरेशन बेहतर तरीके से योगी जी चला रहे हैं जी। इसमें अभी ईंट भट्ठे पर काम करने वाले ये सारे पकड़े गए, इसको भी जानकारी किसी ने पुलिस को दी होगी, और इसके बाद अब वो पकड़ा जाएगा जो इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसके बाद वो पकड़ा जाएगा जो इसको संरक्षण दे रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये ऑपरेशन हो रहा है, पहले बांग्लादेशियों के खिलाफ, साथ में रोहिंग्याओं के खिलाफ, और फिर ये पाकिस्तानी एजेंट के खिलाफ जो पाकिस्तान के इशारे पर हिंदुस्तान में ये एजेंट का काम, जासूस का काम करते हैं, उसको इनपुट देते हैं और उसके लिए यहां जिहादी तैयार करते हैं। इसलिए इसमें सर्च वारंट की जरूरत होगी। दिल्ली के एक इलाका जहांगीरपुरी जैसा जगह, वहां इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी रही है कि बांग्लादेश से भी कोई आया तो उस मोहल्ले में जाता है जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हो, उस मोहल्ले में छिपने के लिए इन्हें जगह मिलती है, वहीं पर रेंट पे सब मकान लेता है। जहां भी उत्तर प्रदेश में भी यही मोडस ऑपरेंडी है। और उन जगहों पर उन्हें लगता है कि एक मुसलमान आया है, उसे ये नहीं लगता कि ये बांग्लादेशी मुसलमान आया है, पाकिस्तानी मुसलमान आया है, या फिर कहीं और का मुसलमान आया है, वो राष्ट्र की सीमा से परे है। एक मुसलमान आया है, इसको संरक्षण दो, और संरक्षण दो, इसको अपने साथ रखो। इसको रखोगे तो हमारी संख्या और थोड़ी बढ़ जाएगी, मजबूती मिलेगी। जो मदरसों में लगातार पढ़ाया जाता है, ये जनसंख्या जिहाद की बात जो की जाती है कि जब व्यवस्थाएं दुनिया की बदल गई है और इस बदली हुई व्यवस्था में मुंडी काउंट किए जाते हैं, सर गिने जाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में तो जितना ज्यादा वोटर रहोगे अपने अनुसार सरकार बना सकते हो। तो ये लोग पहले उसको अपने यहां रेंट पर रखते हैं, उसके बाद रेंट एग्रीमेंट बनाता है, उसके बाद उसका आधार कार्ड बनवाता है उसी आवास के आधार पर, उसके बाद उसका राशन कार्ड तक बनवा देता है। धीरे धीरे ये कौन होते हैं? ये बन जाते हैं हिंदुस्तानी। और वही स्थिति पश्चिम बंगाल जैसे जगहों पर है, त्रिपुरा में है, असम में है। ये जितने नॉर्थ इंडिया में जो ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, उन सब की जड़ वही है। ये यहां पर क्या करेंगे? असम का आईडी कार्ड दिखाएगा। यहां पर क्या करेगा? पश्चिम बंगाल के एक 150 गज की जमीन किसी मुस्लिम ने बेचा, किसी मुस्लिम ने खरीदा, इनके उसके ऊपर की स्थिति के बारे में पता नहीं, वो जमीन खरीदा और उसके आधार पर उसने रजिस्ट्रेशन करवाया, आधार कार्ड लिया, राशन कार्ड लिया, फिर उसके बाद वोटर आईडी कार्ड बनवाया और वहां से निकल लिए। क्योंकि वहां की पुलिस अगर वेरीफाई करने की कोशिश करे तो आसानी से पकड़े जा सकते हैं। अब वहां से उठकर बिहार आ गए, यूपी आ गए, या फिर महाराष्ट्र चले गए, किन्हीं जगहों पर जाएंगे तो वहां की पुलिस पकड़ेगी उसको, पश्चिम बंगाल की पुलिस से, त्रिपुरा की पुलिस से, या फिर असम की पुलिस से। उन जगहों से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वो उसके घर पर जाएगा, वो उसका सारा जो कब से रह रहा है पड़ोसियों से पूछताछ करेगा, तो पता चलेगा। ये लंबी प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले टारगेट किया है 75 जिलों में जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले मुस्लिम बस्तियों को टारगेट किया जा रहा है कि यहां पर एक अभियान चलाओ चेक करने की कि इन लोगों में से किसी का भी अगर उत्तर प्रदेश से बाहर का आइडेंटिटी कार्ड हो, उत्तर प्रदेश से बाहर अपने आप को बताता हो, चाहे बिहार का ही क्यों ना हो, तो फिर उसको सर्विलांस में रखो और उसके बाद भाषा देखो। क्योंकि इन लोगों को एक समस्या आती है कि आप कितना भी अपनी दूसरी चीजें छिपा लो, लेकिन आप बंगला बोलोगे, हिंदी बोलोगे तो बंगला टोन आएगा, और बंगला टोन आएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि आप या तो असम से आए हो, या पश्चिम बंगाल से आए हो, या त्रिपुरा से आए हो, या उन्हीं क्षेत्रों से आए हो जहां पर नॉर्थ ईस्ट के उन क्षेत्रों में जहां पर लंबे समय में कुछ बंगला बोला जाता रहा है, वो शरणार्थी कैंप भी वहां रहा है। तो इन सब लोगों को मल्टी लेयर चेकिंग की जा रही है, और इसीलिए
परेशानी तो उत्तर प्रदेश में अब इन लोगों की होगी, और होगी केवल उनकी नहीं जो कि पकड़ा जा रहा है बांग्लादेशी। समस्या उसके साथ भी है जो इसको संरक्षण दिया, समस्या उसके साथ भी है जो इसने इसके लिए कार्ड बनवाया, समस्या उसके साथ भी है जो अपने यहां इन लोगों को मकान दिया, घर दिया, अपने मोहल्लों में रखा है। इसलिए अब अभियान 75 जिलों का है, करोड़ों लोगों के घरों पर। अभी उत्तर प्रदेश में 3.8 करोड़ मुस्लिम हैं और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा घर होंगे, एक परिवार में 4-5 लोगों की बात भी करें तो। और उन घरों में सर्च अभियान चलाया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि उसके आसपास के क्षेत्रों में कितने गैर हिंदी भाषी लोग रहते हैं मुस्लिम बस्तियों में। क्योंकि सबसे पहले बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात करेंगे तो दोनों हिंदी बोल नहीं सकते, हिंदी बोलेंगे तो उसके टोन में वो आएगा। जैसे दिल्ली में अभियान चलाया जा रहा है, दिल्ली के अंदर जितनी मुस्लिम बस्तियां भी है उसमें जो भी बांग्ला भाषी है उसके 3 लेयर पर चेकिंग की जा रही है कि तुम कहां से आए हो। तो इसलिए यह अभियान अब चलना शुरू हुआ है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। 90 अरेस्ट नहीं हुए हैं, ये धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ेगी और ये कितना तक जाकर पहुंचता है ये तो आने वाले समय ही बताएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन छेड़ रखा है। यूपी में सीएम योगी के आदेश के बाद घुसपैठियों की धरपकड़ तेज हो चुकी है। राज्य में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है, साथ ही अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया जा रहा है। यूपी पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठ कराने वाले गैंग का भी फांडाफोड़ किया है। यह अभियान अभी और तेज होने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ने वाले हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।